हेलो माय डियर फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हो सभी? उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे आज के इस सीडीपी के प्रैक्टिस सेट में। यह प्रैक्टिस सेट आपके लिए बहुत ही शानदार होने वाला है, बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस को लिया गया है। प्रत्येक प्रश्न की व्याख्या के साथ ये प्रैक्टिस सेट आपको उपलब्ध कराया गया है। तो चलिए देर ना करते हुए आज के प्रैक्टिस सेट की शुरुआत करते हैं, आज की क्लास का शुभारंभ करते हैं। आज का आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, विद्रोह की भावना की प्रवृत्ति निम्न में से किस अवस्था से संबंधित है? ऑप्शन ए बाल्यावस्था, बी शैशवावस्था, सी किशोरावस्था या डी मध्य किशोरावस्था। तो देखिए ये होती है पूर्व किशोरावस्था से। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होगा। डायरेक्ट आपसे पूछा जाए कि विद्रोह की भावना की जो प्रवृत्ति होती है कौन सी अवस्था में होती है भाई, वो होती है किशोरावस्था में। ठीक है फ्रेंड्स, किशोरावस्था यानी एडोलसेंस इंग्लिश में बोल देते हैं, एडोलसेंस। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, गर्भधारण से लेकर मृत्यु तक व्यवहार में परिवर्तन का अध्ययन डैश डैश कहलाता है? ऑप्शन ए वृद्धावस्था का वैज्ञानिक अध्ययन, बी मृत्यु का अध्ययन, सी विकासात्मक मनोविज्ञान या डी सामाजिक मनोविज्ञान। तो देखिए गर्भधारण से लेकर के और मृत्यु तक जो अध्ययन होता है वो होता है आपका विकासात्मक मनोविज्ञान के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर बिल्कुल यहाँ पर सी सही होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है? ऑप्शन ए औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, बी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, सी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था या डी संवेदी प्रेरक अवस्था। तो देखिए यहाँ क्या पूछा है, तार्किक रूप में बच्चा जो वस्तुओं घटनाओं के विषय में चिंतन करता है, तर्क कहाँ करने लगता है बच्चा? तर्क कहाँ करने लगता है भाई? वो करता है आपका औपचारिक संक्रियात्मक में, यानी कि जो आपकी लास्ट स्टेज होती है और चौथी स्टेज जो होती है वहाँ पर बच्चा तर्क करने लगता है, अमूर्त चिंतन वगैरह आ जाता है। जबकि जो मूर्त चिंतन होता है वो मूर्त अवस्था में होता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, कोहलबर्ग की नैतिक वृद्धि की 6 अवस्थाओं में से प्रथम अवस्था है? ऑप्शन ए करण सापेक्ष अभिविन्यास, बी सजा या आज्ञा पालन अभिविन्यास, सी सामाजिक संविदा अभिविन्यास या डी कानून एवं व्यवस्था अभिविन्यास। तो देखिए कोहलबर्ग ने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था, उसके अंतर्गत 3 स्टेज बताए थे। उस स्टेजों के भी सब स्टेज हैं, तो टोटल 6 हो जाती हैं अवस्थाएं। उस 6 अवस्था में से उसके प्रथम अवस्था है सजा या आज्ञा पालन अभिविन्यास, या इसको दंड एवं पुरस्कार अभिविन्यास भी बोल सकते हैं। ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल बी राइट होगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, लेव वाइगोत्स्की का समाजशास्त्रीय सिद्धांत शिक्षण अधिगम के लिए किस पर बल देता है? ऑप्शन ए पुरस्कार और सजा, बी वेधन तथा प्रत्यास्मरण, सी सहकर्मी बातचीत और पाड़ या डी समरूपकों तथा कलन विधि का प्रयोग। तो देखिए लेव वाइगोत्स्की जो थे उन्होंने आपका किसका जोर दिया था? वो दिया था आपका सामाजिक अधिगम के पर सहकर्मी बातचीत और एक पाड़ जो बोलते हैं, पाड़ ढांचा मचान, ये सभी इसके फोल्डिंग जो शब्द बोलते हैं आप इंग्लिश में उसके पर्यायवाची होते हैं, उसके समानार्थी होते हैं एक तरह से। तो पाड़ ढांचा मचान ये सभी होते हैं, इसके फोल्डिंग को ही बोलते हैं वो भी। तो ये सभी हो जाएंगे सहकर्मी बातचीत और पाठ। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, बाल केंद्रित शिक्षा में शामिल है? ऑप्शन ए बच्चों के लिए हस्तपरक गतिविधियां, बी बच्चों का एक कोने में बैठना, सी प्रतिबंधित परिवेश में अधिगम या डी वे गतिविधियां जिनमें खेल शामिल नहीं होते। तो देखिए बाल केंद्रित शिक्षा में क्या समय शामिल है? वो है बच्चों के लिए हस्तपरक गतिविधियां, यानी कि बच्चे हाथ से अपनी वही गतिविधियां करते हैं। बाल केंद्रित यानी कि बच्चे को सेंटर में रख करके, केंद्र में रख करके व्यवस्थाओं को बना करके बच्चे के अनुरूप बच्चों के द्वारा एक्टिव लर्नर के रूप में कार्य कराया जाता है। तो वहाँ पर बाल केंद्रित शिक्षा होती है। ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल ए राइट होगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार अधिगम डैश डैश होना चाहिए? ऑप्शन ए विषय वस्तु अभिमुख, बी पाठ्य केंद्रित अभिमुख या सी प्रयोगात्मक या डी व्यवहारात्मक। तो देखिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जो है उसके अनुसार जो अधिगम है वो आपका कैसा होना चाहिए? प्रयोगात्मक होना चाहिए। कैसा होना चाहिए भाई? प्रयोगात्मक। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, वह बच्चे जिनकी मानसिक आयु कालानुक्रमिक आयु से कम होती है कहलाते हैं? ऑप्शन ए अधिगम अपंग, बी सामान्य बालक, सी प्रतिभाशाली बालक या डी मंदबुद्धि बालक। तो देखिए मानसिक आयु से बच्चे जो कालानुक्रमिक आयु से कम होती है जिनकी, वो आपके मंद बुद्धि में आ जाते हैं भाई, उनकी बुद्धि लब्धि थोड़ी कम होती है, तो मंद बुद्धि बच्चे कहलाते हैं वो। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल यहाँ पर सही जवाब है। नेक्स्ट बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, मनोविश्लेषणात्मक वाद के अनुसार व्यवहार की उत्पत्ति का आधार है? ऑप्शन ए अचेतन प्रवृत्तियां, बी वातावरण, सी अधिगम या डी स्वयं। तो देखिए यहाँ पर सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए अचेतन प्रवृत्तियां। जो अचेतन प्रवृत्तियां होती हैं उनके जो व्यवहार की उत्पत्ति का आधार होती हैं वो ये आपका मनोविश्लेषणात्मक जो सिद्धांत आपका सिगमंड फ्रायड ने दिया था उनके आधार पर है ये। ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल ए राइट है। चलिए नेक्स्ट बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 10,
अध्ययन की दृष्टि से व्यक्तिगत भिन्नताओं का महत्व है। ऑप्शन ए विद्यार्थियों की व्यक्तिगत शिक्षण व्यवस्था, बी व्यक्तिगत रुचियों के अनुसार गृह कार्य देना, सी विद्यार्थियों का समरूप समूहों में वर्गीकरण, या डी उपयुक्त सभी। तो देखिए अध्ययन की दृष्टि से व्यक्तिगत भिन्नताओं का महत्व सभी होता है। ये विद्यार्थियों की व्यक्तिगत शिक्षण व्यवस्था भी, रुचियों के आधार पर गृह कार्य देना चाहिए, समूहों में समरूप समूह में वर्गीकरण करें उसका, तो ये सभी सही हो जाएंगे, उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट होगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 11, किस प्रकार के प्रश्नों को वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की श्रेणी में रखा जाता है? ऑप्शन ए लघु उत्तरात्मक प्रश्न, बी मुक्त उत्तर वाला प्रश्न, सी सत्य या असत्य, या डी निबंधात्मक प्रश्न। तो देखिए जो सत्य असत्य प्रश्न होते हैं एक तरह से सही गलत वाले, वो आपके वस्तुनिष्ठ की श्रेणी में ही रखे जाते हैं भाई, क्योंकि वो सही है तो सही है, गलत है तो गलत है, उसमें कोई व्याख्या नहीं दी जाती स्पेशल। तो इसमें सभी का जवाब एक ही होता है, सही है तो सही बोलेगा, गलत होगा तो गलत ही बताएगा वो। तो ठीक है फ्रेंड्स, ये आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न में आएंगे। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहाँ पर राइट है। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 12, निःशक्त बच्चों की शिक्षा के लिए प्रावधान किया जा सकता है? ऑप्शन ए समावेशित शिक्षा द्वारा, बी मुख्य धारा में डालकर, सी समाकलन द्वारा, या डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए निःशक्त बच्चों की शिक्षा के लिए प्रावधान है वो है समावेशी शिक्षा के द्वारा। कौन सी है भाई? समावेशी शिक्षा के द्वारा। समावेशी शिक्षा क्या कहती है भाई? मंदबुद्धि या स्पेशल बच्चों को भी सामान्य बच्चों के साथ बैठा करके बिना किसी भेदभाव के शिक्षा दिया जाना आपका समावेशी शिक्षा कहलाती है। तो ये भी वही है, समावेशी शिक्षा के द्वारा इनका प्रावधान किया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 13, हस्तशिल्प की शिक्षा दी जानी चाहिए? ऑप्शन ए सामान्य बालक को, बी पिछड़े बालक को, सी मंदबुद्धि बालक को, या डी प्रखर बुद्धि बालक को। तो देखिए हस्त शिल्प की शिक्षा आपका पिछड़े बच्चों को हस्तशिल्प की शिक्षा दी जानी चाहिए, ताकि वो आगे चल के भविष्य में अपने रोजगार का अवसर प्रदान हो, उन्हें रोजगार कर सकें। तो वो पिछड़े बालक को हस्तशिल्प की शिक्षा दी जानी चाहिए। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में से कौन सा सृजनात्मकता का तत्व नहीं है? ऑप्शन ए धारा प्रवाहिता, बी लचीलापन, सी मौलिकता, या डी स्मृतिकरण। तो देखिए सृजनात्मकता का जो तत्व है वो धारा प्रवाहिता होती है, लचीलापन भी होता है, मौलिकता भी होती है, लेकिन जो स्मृतिकरण है ये सृजनात्मकता का तत्व नहीं होता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये सृजनात्मकता का तत्व नहीं होता है, इसीलिए ऑप्शन आपका बिल्कुल डी राइट होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 15, छात्रों में चोरी करने की आदत को कैसे दूर किया जा सकता है? ऑप्शन ए छात्रों को पारितोषिक देकर, बी उदाहरण देकर, बी सी ताड़ना देकर, या डी सजा देकर। अब देखिए चोरी करने की आदत को उदाहरण देकर दूर किया जा सकता है। भी उनको अच्छे अच्छे महापुरुषों की जो अच्छे कभी चोरी नहीं करते, अच्छे मार्ग पर चलते हैं, उनके उदाहरण दे करके उनको बच्चों को थोड़ा थोड़ा समझाना चाहिए, तो वो चोरी करने की आदत से थोड़ा थोड़ा दूर हो जाएंगे। ऑप्शन आपका बिल्कुल बी राइट होगा यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 16, अधिगम का सबसे उपयुक्त कार्य है? ऑप्शन ए व्यक्तिगत समायोजन, बी सामाजिक व राजनीतिक चेतना, सी व्यवहार परिवर्तन, या डी स्वयं को रोजगार के लिए तैयार करना। तो देखिए अभी अधिगम का सबसे उपयुक्त कार्य है वो है व्यवहार में परिवर्तन, अपेक्षाकृत स्थायी व्यवहार में अस्थायी नहीं स्थायी परिवर्तन, है ना। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल सी सही होगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 17, हम करके सीखते हैं किसने कहा? ऑप्शन ए डॉक्टर मेस, बी योकम, सी सिम्पसन, या डी कॉलसेनिक। हम करके सीखते हैं ये कहा है आपका डॉक्टर मेस ने। किसने कहा है? डॉक्टर मेस ने। ये स्टेटमेंट डॉक्टर मेस का है। एक स्टेटमेंट बहुत बार पूछा गया है, इसको याद कर लेना। हम करके सीखते हैं किसका स्टेटमेंट है भाई? डॉक्टर मेस का। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन ए राइट है यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, तत्परता का नियम किसने दिया है? ऑप्शन ए पावलाव, बी एबिंगहॉस, सी थॉर्नडाइक, या डी स्किनर। अब देखिए तत्परता का नियम किसने दिया? सभी को पता होना चाहिए, थॉर्नडाइक ने दिया। थॉर्नडाइक महोदय ने जो मुख्य नियम सीखने के कितने दिए हैं? 3 दिए हैं। कौन कौन से? अभ्यास का नियम, और एक प्रभाव का नियम, और एक तत्परता का नियम यहाँ पर लिखा हुआ है, और आपके 5 गौण नियम दिए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट था। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 19, खेल विधि के प्रतिपादक कौन है? ऑप्शन ए सुकरात, बी फ्रोवेल, सी किलपैट्रिक, या डी अरस्तु। तो खेल विधि के प्रतिपादक जो हैं, जो खेल विधि का प्रतिपादन किया था वो किया था आपका फ्रोवेल महोदय ने। किसने किया था भाई? फ्रोवेल महोदय ने। ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल बी राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 20, निम्न में से कौन सा जन्मजात प्रेरक नहीं है? ऑप्शन ए भूख, बी प्यास, सी आनंद, या डी नींद।
अब देखिए, जन्मजात प्रेरक मतलब जो आपसे जन्म से ही आप ऑटोमेटिक आपके अंदर होता है होते हैं, वो आपके जन्मजात हो जाएंगे। बाह्य प्रेरक जो आप अर्जित करते हैं, बाहर से सीखते हैं, वो आपके बाह्य प्रेरक होते हैं। देखिए, भूख जो होती है, भाई भूख अपने आप लगती है, कोई सीखते थोड़ी है कि आप कि भूख लगना सीख रहे हैं। भूख तो ऑटोमेटिक लगेगी। प्यास प्यास भी ऑटोमेटिक लगती है, अपने आप ही जन्मजाती होती है। नींद, बच्चा जो सोता भी है ऑटोमेटिक अपने आप ही जन्मजाती है। लेकिन जो आदत होती हैं, आपकी आदतें वो अर्जित की जाती हैं, आदतें सीखी जाती हैं बाहरी व्यवहार से, तो ये आपकी बाह्य प्रेरक होती हैं, ना कि जन्मजात प्रेरक। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल सी सही होगा। ठीक है दोस्तों, ये थी हमारी आज की क्लास। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। जो भी साथी चैनल पर पहली बार हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव क्लासेस और वीडियो आपको डेली मिलती रहें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।